देखिए, कल हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स पढ़े थे। क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? हम सब रिपीट कर लेंगे एक बार। कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? प्राइमरी। क्या लिखे होते हैं उसमें? कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स। कंपनी को उस पावर्स और एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बियॉन्ड नहीं जाना है। अगर कंपनी उस पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स के बियॉन्ड जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। मेमोरेंडम में डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस थे। पहला क्लॉज क्या था? नेम क्लॉज। कंपनी का जो नाम है वो किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी को रिजेंबल नहीं करना चाहिए। कंपनी का जो नाम है वो किसी भी ट्रेडमार्क या कॉपीराइट का कॉपी नहीं होना चाहिए। कंपनी का जो नाम है वो सरकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। नेशनल एम्बलेम्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। बराबर है। ऑब्जेक्ट क्लॉज था, मैंने इसमें पढ़ाया था। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, एक होता है इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। प्राइमरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो कंपनी करने वाली है, जो मेन काम है, उसके अलावा जितने भी छोटे मोटे काम होंगे या रिलेटेड काम होंगे, हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। कल मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक और उसके इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया था। फिर होता है लाइबिलिटी क्लॉज। तीन प्रकार की लाइबिलिटी होती है, बताने की जरूरत नहीं है बार बार आप लोगों को। फिर होता है आपका रजिस्टर्ड क्लॉज। रजिस्टर्ड क्लॉज का मतलब क्या होता है? कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है। कंपनी का हेड ऑफिस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सर, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। फिर होता है लाइबिलिटी क्लॉज, हो गया कैपिटल क्लॉज। आप कैपिटल कहां से इकट्ठा करेंगे? तो सिंपल लॉजिक है, दो प्रकार के कैपिटल होते हैं, ओन एंड बोरोड। ओन में दो होते हैं बेसिकली, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है। और बोरोड में तो फिर मल्टीपल है, हम लोग पढ़ेंगे लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बहुत सारी चीजें होती है। और लास्ट होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं कंपनी में? मिनिमम 7, 2 और 1। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। अब सुनिए, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड दी पावर्स। कंपनी के पावर्स कहाँ लिखे हैं? मेमोरेंडम में। उसके बियॉन्ड आपको जाना नहीं है। अगर बियॉन्ड जाना है तो मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा। मेमोरेंडम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताया था मैंने आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन। कितने शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा? 75%। बराबर है। सिर्फ नाम और ऑब्जेक्ट के लिए कितना लगता है? 90%। बाकी जितने भी उसके लिए क्या लगेगा? 75%। तो अब अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा है, डेफिनेटली अगर उस काम में कुछ गड़बड़ हुई और आप कोर्ट जाते हैं कंपनी के खिलाफ, तो कंपनी बोलेगी कहां लिखा है? कहीं लिखा तो है नहीं। तो इसलिए कोर्ट क्या बोल रहा है आपको? कंपनी जेट क्या बोल रहा है उसको? कि अब लिखो, अब लिखो उसको। क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे और कुछ गलत होगा तो फिर आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। शुरू की 3 लाइन में क्लियर हो जाएगा आपको क्या है, बट केस लॉ पढ़ाने में टाइम लगेगा आपको। तो डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स। मतलब कुछ प्रिंसिपल्स है जिसको हम सालों से फॉलो कर रहे हैं। क्या एक प्रिंसिपल याद है? बताया था मैंने आपको। कंपनी ने अगर अपने डॉक्यूमेंट को अपने वेबसाइट पर डाल दी तो मान के चलती कि आपने पढ़ लिया। क्या बताया था मैंने उस वर्ड को? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंपनी मान लेती है कि आपने पढ़ क्या है। पब्लिक डॉक्यूमेंट जितने भी, जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा है? मेमोरेंडम। और कौन सा है? प्रोस्पेक्टस। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत आता है। क्या लिखा? द मीनिंग ऑफ टर्म अल्ट्रा वायरस इज सिंपली बियॉन्ड देयर powers. The legal phrase ultra virus is applicable only to the acts done in excess of legal powers of the doers. वो doers में लिखो नीचे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, बियॉन्ड टू द आर्टिकल और बियॉन्ड टू द मेमोरेंडम में क्या अंतर है? सर, आर्टिकल के बियॉन्ड अगर कुछ हो रहा है तो उसको बाहर वाले को उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बाहर वाले को तो पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा है कंपनी के। बट अगर मेमोरेंडम के कुछ बियॉन्ड हो रहा है तो उससे लेना देना है ना, क्योंकि जो पैसे हम लगाएंगे कंपनी में, किसमें? वो क्या पढ़ के लगाएंगे? आर्टिकल नहीं पढ़ते हम। वो भी डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको कंपनी की वेबसाइट पर। हम उसको पढ़ के करेंगे क्या? उतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ के हम करेंगे क्या? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्लियरली क्या है? मेमोरेंडम के भाई क्या ऑब्जेक्ट है, क्या नाम है, कहाँ हेड ऑफिस है ना, आपका पावर्स क्या, आपकी स्कोप क्या है। ठीक है, चलो साथ में रीड आउट करो, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। दिस प्री सपोजेस दैट द पावर्स इन देयर नेचर आर limited. It is a fundamental rule of company law that the object of the company is given in the memorandum can be
डिपार्टेड ओनली फ्रॉम द एक्सटेंट परमिटेड बाय द, आप उन ऑब्जेक्ट से तभी डिपार्ट होना, मतलब हिंदी में मतलब भटकना, जब आपको कंपनीज एक्ट बोलेगा। तो कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है आपको? भटको आप बैंकिंग का बिजनेस नहीं करना चाह रहे हो ना, या बैंकिंग के बिजनेस के अलावा कुछ और करना चाह रहे हो ना, इंश्योरेंस का काम करना चाह रहे हो आप, या इन्वेस्टमेंट का काम करना चाह रहे हो, आप करो, वो पूरा डिपार्ट हो जाओ अपने प्राइमरी ऑब्जेक्ट से, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप पहले मेमोरेंडम को चेंज कर दो भैया। और जितनी भी अल्टर कॉपी है, जहां जहां पब्लिश था ओरिजिनल मेमोरेंडम, वहां वहां लगाओ उसको, हर किसी के पास पहुंचना चाहिए कॉपी। एंड नो फर्दर इन कॉन्सिक्वेंसेस एनी एक्ट डन or a contract made by company which travel beyond the powers not only of the directors but also of the companies wholly void and inoperative in law and is therefore not binding on the company। अब एक लाइन मैं लिखा रहा हूं, सुनो। एक सवाल मैंने कल आप लोगों को बोला था, डायरेक्टर के पास पावर है टू टेक 1 करोड़ लोन, किसके लिए? कंपनी के लिए। डायरेक्टर ने 2 करोड़ का लोन ले लिया। अब मुझे बताइए, इट इज बियॉन्ड द मेमोरेंडम और इट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ डायरेक्टर्स? बियॉन्ड द पावर्स ऑफ डायरेक्टर। तो यू कैन चेंज। अब पावर्स कहां लिखे हैं डायरेक्टर के? आर्टिकल्स में कि मेमोरेंडम में? कंपनी के पावर्स मेमोरेंडम में है और डायरेक्टर के पावर आर्टिकल में लिखे। तो कर दो ना, उसको चेंज कर दो। कितनी लिमिट कर दो? 2 करोड़ कर दो उसको। सो ये लाइन भी बोलेगा आपको कि बियॉन्ड द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स क्या होगा, तो आपका क्लियर आंसर होगा बियॉन्ड द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स इज गिवन इन आर्टिकल ऑफ, इट डज नॉट लीड्स टू बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम। ठीक है, चेंज कर दो उसको, बराबर है। आर्टिकल को चेंज कर दो, लिमिट को एक्सीड कर दो, 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ लिख दो। इसलिए वहां वो दोनों शब्द लिखे हैं, देखो लिखा है, दिखाता हूं आपको। बियॉन्ड नॉट ओनली मतलब सिर्फ डायरेक्टर के पावर के बाहर नहीं, कंपनी के पावर के बाहर भी जा रहा है। इज होली वॉइड एंड इनऑपरेटिव इन लॉ। इसको लिखने के लिए अब याद थोड़ा ना करना पड़ेगा, अभी तो इजी हो गया। कैसे? तो ऐसा कोई भी काम जो कंपनी और डायरेक्टर के पावर के बियॉन्ड गया और फिर भी अगर आप उसको कर रहे हो और वो मेमोरेंडम में स्टेटेड और गिवन नहीं है, इट इज अल्ट्रा वायरस, इट इज सिंपल। ऑन दिस अकाउंट अ कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग इट्स फंड। देखो, अब ऐसा काम जो अपने मेमोरेंडम में लिखा ही नहीं है, तो उसके लिए अगर आप पैसे लेते हो, देखो ना, तो रिस्ट्रेन करेंगे आपको। मेरा पेन चला रहा नहीं, आप ध्यान दो, मगर 5th 6th लाइन में लिखा है रिस्ट्रेन फ्रॉम एम्प्लॉइंग मतलब यूटिलाइजिंग इट्स फंड्स एंड फॉर द पर्पस अदर देन दोज अप्रूव्ड बाय मेमोरेंडम। भाई जो मेमोरेंडम में लिखा है उस सैंक्शन मतलब अप्रूव, जो मेमोरेंडम में लिखा है उन्हीं पर्पस के लिए खर्चा करो ना पैसे। जो नहीं लिखा उसके लिए क्यों खर्चा कर रहे हो? क्योंकि जो नहीं लिखा और उसके लिए खर्चा करोगे डूब गए तो फिर कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। कंपनी विल से लिखा कहां है, ठीक है। Likewise, it can be restrained from carrying on trade different from the one is authorized to carry on। बरोबर, जो ऑथराइज्ड है वही करो, जो ऑथराइज नहीं है वो मत करो। और अगर उसको ऑथराइजेशन चाहते हो तो मेमोरेंडम को चेंज करो। रिलायंस इज डूइंग डिफरेंट बिजनेसेस फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। तो रिलायंस इज मेकिंग डिफरेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेम इज डन बाय टाटा। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने आने वाले 5 साल में मान लो कंपनी बना ली एबीसीएच प्राइवेट लिमिटेड। एग्जाम्पल दे रहा आपको, प्राइवेट लिमिटेड है तो फिर इतना बैठेगा नहीं इसमें एग्जाम्पल। चलो एबीसीएच लिमिटेड बना लिया। द प्राइमरी पर्पस वाज टू टीच, टीचिंग इज द प्राइमरी पर्पस। एंड सडनली वी स्टार्टेड कि यार और लोगों ने फिर पैसा लगाना स्टार्ट किया कि दे आर डूइंग गुड टीचिंग एंड वी विल गेट द डिविडेंड शेयर्स फलाना ढमकाना। तो लोगों को पता है इनका मेन पर्पस क्या है, टीचिंग। सडनली वी डिसाइडेड यार हमको ना अपनी खुद की स्टेशनरी खोलनी चाहिए। तो स्टेशनरी विल बी द इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव ना। अब हमने लोगों से पैसा लिया कि हम स्टेशनरी का काम भी कर रहे हैं, एबीसी स्टेशनरी का भी काम कर रहे हो, तो लोग बोले वाह वाह ये तो बहुत बेचेंगे, बहुत बेचेंगे। लिख दो ना उसको लिख तो दो। क्योंकि अगर हमने ले लिया उसके लिए पैसे और डूब गया, वो धंधा नहीं चला, तो जो मांगने आएगा वो कहां दिखाएगा? वो कोर्ट जाएगा ना, बोले ये देखो स्टेशनरी के लिए इन्होंने पैसा लिया और इन्वेस्टमेंट की और पैसा डुबा दिया। तो कोर्ट बोलेगा कहां लिखा है? कंपनी तो डिनाई कर देगी, कंपनी बोलेगी ये तो हमने लिखा है। इसलिए हम क्लियरली बोल रहे हैं आपको जो करना करिए, बट मेमोरेंडम में स्टेट कर। मेमोरेंडम को स्टेट करने के लिए आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। मीटिंग के लिए किसको बुलाना पड़ेगा? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर से क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। उसकी एक कॉपी किसको भेजनी पड़ेगी? आरओसी को। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बराबर है क्या? अब पढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ वही है। द इंपैक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस दैट अ कंपनी कैन, ना कंपनी को स्यू कर सकते जी,
नहीं कर सकते ना। अरे आप किस काम के लिए स्यू करोगे जो काम दिख रहा ही नहीं है? अरे जो लिखा ही नहीं है आप मुंह से बोलोगे, क्या कैसे मानेगा कोर्ट? ऑन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शंस, ना अल्ट्रा वायरस लेन देन के लिए स्यू करोगे आप, नॉर इट कैन स्यू। व्हाट इज लेन देन? वो डायरेक्टर वाला जो एग्जांपल दिया मैंने आपको भी। सिंस द मेमोरेंडम इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज ओपन टू public inspection, therefore when one, yeah, important line जो अपन ने पढ़े कल, when one deal with a company is deemed to know about the powers of the company, if in spite of this you enter into, आपको अगर पता है कि कंपनी के मेमोरेंडम में कुछ नहीं लिखा है, फिर भी आप कंपनी पे पैसा लगा रहे हैं, तो वहां लिख दिया ना, आखिरी में लिख दिया, क्या लिखा है देखो, you cannot enforce it against the company because कंपनी अज्यूम करेगी ना भाई, आप तो पढ़ के आए, कंपनी अज्यूम टू हैव नॉलेज, रिगार्डिंग all the information थ्रू कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बराबर है ना? हम मान के चल रहे कि हमने डाल दिया था, आपने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया। अब ये एग्जांपल बहुत बड़ा है, बट इस एग्जांपल को कोट नहीं करना। सुनिए, ये जो डॉक्ट्रिन है ना, इस डॉक्ट्रिन को आपको मॉड्यूल से भी नहीं पढ़ना है, प्रिंटेड नोट से नहीं पढ़ना है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है, उसी से पढ़ना है। उसमें मैंने जितना लिखा हूं, उसमें जितनी जिस तरीके से मैंने लिखा हूं, जिस तरीके से, सिर्फ 3 पेज के नोट्स हैं, मतलब आगे पीछे एक डॉक्ट्रिन इधर है, बीच में 2 केसेस वैल्यू, उसी को पढ़ना है, इससे पढ़ना ही नहीं, ठीक है? मगर अब इससे क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे। चलो आराम से पढ़ना, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। चलो पढ़ो, क्या लिखा है? इफ यू हैव, ये नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल बड़ा, बट ये भी एग्जाम्पल, इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स और परमिटेड सर्विस ऑन सच अ कॉन्ट्रैक्ट और लेंट मनी, आपने पैसा दिया, you cannot obtain payment or recover the money lent, but if the money advanced to the company has not been expended मतलब समझा, खर्च नहीं किया आपने, खर्च नहीं किया, जो पैसा आपने लिया लोगों से उसको आपने खर्च नहीं किया, the lender may stop the company from parting it by means of, अब इंजंक्शन वर्ड थोड़ा ना बताऊंगा मैं आप लोगों को, इंजंक्शन वर्ड तो आपको पता है ना यार। शेयर होल्डर क्या बोल रहा है कोर्ट में जाके, कि जिस पर्पस के लिए आपने मुझसे पैसे लिया उसको आपने अभी तक खर्च, तो मैं आपसे आप पे इंजंक्शन लगा रहा हूं, रोक लगा रहा हूं कि ये पैसा आप मुझे या वहां मत खर्चा करिए जहां आपने नहीं बोला। अब आईसीआईसीआई अगर पैसे लेता है शेयर होल्डर से, किस पर्पस के लिए लेगा? फॉर एग्जांपल बैंकिंग पर्पस। अब अगर वो बैंकिंग के अलावा दुनिया भर के कामों के लिए खर्च कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसके शेयर होल्डर? भाई हमारे को प्रॉफिट कहां से चाहिए? बैंकिंग काम से। कुछ और ही भलता रियल एस्टेट का काम चालू कर दिया आईसीआईसीआई, क्या बोलेगा शेयर होल्डर कोर्ट में जाके? बोलेगा इंजंक्शन लगाओ, हमारा जितना भी पैसा है उसको खर्च करने से उसे रोका जाए, ठीक है? इंजंक्शन, दिस इज बिकॉज द कंपनी डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द मनी विच इज द अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी, एज द लेंडर रिमेन्स द ओनर, ही कैन टेक बैक द प्रॉपर्टी इन स्पीस इफ द अल्ट्रा वायरस लोन हैज बीन यूटिलाइज्ड इन मीटिंग लॉफुल डेब्ट ऑफ द कंपनी, एंड द लेंडर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ डेटर पेड ऑफ, and consequently he would be entitled to recover his loan to the extent from the company। सिंपल बोल रहा है, अगर कंपनी वो काम कर रही है जो उसने बोली नहीं है और उन कामों के लिए पैसा खर्च कर रही है जिस कामों को उसने मेमोरेंडम में नहीं लिखा था, लेंडर समझ रहा है आपको, लेंडर वर्ड बोल रहा हो तो क्या क्लियर हो रहा है? बोलो क्रेडिटर, जिन्होंने कंपनी को पैसे दिया, वो बोलेगा भैया मेरे को मेरे पैसे वापस करो, क्योंकि तुमने पैसे को वहां यूज किया जिस बारे में तुमने मेमोरेंडम में जिक्र नहीं किया है। अब सुनिए पूरी बात, शुरू की 2 लाइन दोबारा पढ़िए, एक्चुअली शुरू की 2 लाइन पढ़ा। इफ यू हैव, आराम से पढ़ो, आपने कुछ गुड्स दिए, यू मतलब हमने रे, या सर्विस परफॉर्म की ऑन सच अ कॉन्ट्रैक्ट, और क्या दिया गुड्स और सर्विस के अलावा, यू कैन नॉट ऑब्टेन पेमेंट रिकवर ऑफ द, आपने जो दे दिया, वापस तो ना लोगे, वापस कब लोगे? नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट पढ़ो, नेक्स्ट लाइन वापस है, बट इफ द मनी टू द मनी हैज नॉट बीन, the lender may stop the company from parting it by means of an injunction, मतलब the order of the court, बराबर है ना? The order of the court, क्योंकि पैसा आपका है, कंपनी का पैसा नहीं हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है आपका पैसा सही जगह यूज नहीं हो रहा है या ऐसी जगह यूज हो रहा है जिसका जिक्र मेमोरेंडम में नहीं है, प्लीज वापस ले लीजिए, ठीक है?
अरे बराबर है क्या? और एक लास्ट, ये जो सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन है उसको अंडरलाइन करो। इफ द अल्ट्रा वायरस लोन हैज बीन यूटिलाइज्ड इन मीटिंग लॉफुल डेब्ट, मतलब आपने लोन लिया और लिमिट के बाहर लिया ना, मगर उससे आप लॉफुल डेब्ट पे कर रहे हो। व्हाट इज लॉफुल डेब्ट? मतलब वो उधारी जो आपने लॉफुल काम के लिए की थी, फिर भी अलाउ नहीं। आप लिख दीजिए ना उसमें, अगर आप उससे अच्छा काम भी कर रहे हैं फिर भी अलाउ नहीं। अब सुनिए, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा है, सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है देखो, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी बीइंग वॉइड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। व्हाट इज दैट मीन? सुनो सुनो, कंपनी ने डिसाइड की कि हम बैंकिंग के अलावा, सुनना प्लीज मेरा एग्जांपल, रियल एस्टेट का काम भी करेंगे। डिसाइड की बट लिखी नहीं गई, और मीटिंग कर ली, और मीटिंग में शेयर होल्डर ने उसको रेटिफाइड कर दिया, मतलब उस प्रपोजल को उन्होंने हाँ बोल दिया, हाँ हाँ करो करो, अच्छी बात है, बढ़िया लग रहा है सुनने में। क्या बढ़िया लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट के अलावा क्या करना है, रियल एस्टेट का काम भी करना है, प्रॉपर्टी। सुनना, अप्रूवल तो ले लिया आपने, किससे? बट अभी तक आपने मेमोरेंडम में लिखा नहीं है। तो सुनो ना, लॉ क्या बोल रहा है, कंपनी एक्ट क्या बोल रहा है, अगर आपके उस काम को, जिस काम को आपने मेमोरेंडम में नहीं लिखा है, भले पूरे शेयर होल्डर भी हाँ बोलते तभी वो वॉइड। यानी फॉर एग्जांपल 99.9% शेयर होल्डर बोलते करो, रियल एस्टेट का काम करो, प्लीज करो, बट उसको अभी तक कंपनी ने मेमोरेंडम में 0.1% शेयर होल्डर अगर कोर्ट में जाता है और बोलता है कंपनी वो कर रही है जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा, इररिस्पेक्टिव हर शेयर होल्डर एग्री कर चुका है, तब भी वो वॉइड ही माना जाएगा। यानी शेयर होल्डर एग्री भी कर जाए बट वो एग्री काम लिखा तो हो, क्योंकि आपने मीटिंग अगर देखी होगी, या मैं आपको दिखाऊंगा कभी मौका मिलेगा, तो क्या होता है वहां तो ओरल अनाउंसमेंट होते हैं ना, ये हो रहा है, ये होने वाला है, और उसकी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को पहले से होती है में, नोटिस में। अब नोटिस में जो लिखा हम तो मान के चलेंगे ना, या तो वो मेमोरेंडम में दिया होगा या फिर वो आर्टिकल। ठीक है, पढ़ो उस पैराग्राफ को, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पढ़ो ना पूरा, शुरू से पढ़ो। एन एक्ट विच इज बीइंग वॉइड कैन नॉट बी रेटिफाइड, मतलब अप्रूव्ड ना बाबा, अप्रूव्ड ना, पढ़े ना इस वर्ड को अपन ने माइनर वाले में। समटाइम्स एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कैन बी रेगुलराइज्ड बाय रेटिफाइंग इट सब्सिक्वेंटली, बाद में आप कर सकते हो ना। फॉर एग्जांपल पढ़ो, इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर द शेयर होल्डर कैन रेटिफाई इट, बट इफ इट अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी कैन अल्टर। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा, और फिर आर्टिकल, फिर उसके बाद में आपको काम करना पड़ेगा। If the act is within the powers of the company, but it is done irregularly, shareholder can validate it. What does that mean? सुनो, डायरेक्टर के पास कितना पावर था, मेरे एग्जांपल में कितना लोन ले सकता था वो? 1 करोड़। और कंपनी ने मीटिंग में बोला कि डायरेक्टर 2 करोड़ का लोन लेने वाला है, तो उसके लिए क्या करे, तो आप शेयर होल्डर ने बोला अप्रूव कर दो, ले लो। तो वो बोल रहा डायरेक्टर के पावर्स को आप मीटिंग में अप्रूव कर सकते हैं, अगर वो आर्टिकल मेमोरेंडम में नहीं लिखा है भी है तो चलेगा। बट अगर जो चीज आर्टिकल मेमोरेंडम में नहीं है वो अगर आप कर रहे हो बिना किसी अल्टरेशन के, तो वो फिर वो वॉइड माना जाए। आई रिपीट, डायरेक्टर के कोई पावर्स है और डायरेक्टर उस पावर्स को अल्टर करने के लिए मीटिंग करता है, तो वो बोल रहा है अगर शेयर होल्डरों से अप्रूव भी कर दे तो चलेगा, क्योंकि पूछना अल्टीमेटली किससे, आपको शेयर होल्डर। उसके लिए बाहर वालों के लिए जानकारी जरूरी नहीं है। बट अगर कोई ऐसी चीज जो आर्टिकल में लिखी है या मेमोरेंडम में लिखी है, उसको अगर आप शेयर होल्डर से पूछ के अप्रूव कर रहे हो, बट उसने अभी तक अपने चेंज नहीं लाया, कहां चेंज नहीं लाया, मेमोरेंडम और आर्टिकल में, तो उसे आप रेटिफाइड नहीं मानेंगे। वो लास्ट 3 लाइन दोबारा पढ़िए। इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस टू द पावर्स ऑफ द शेयर होल्डर कैन रेटिफाई इट, बोल रहा है ना, कर लेगा शेयर होल्डर उसको मीटिंग में अप्रूव। आगे पढ़ो यार, रुको मत। इफ इट इज टू द आर्टिकल द कंपनी कैन अल्टर द आर्टिकल, करेगी ना, आर्टिकल को चेंज करेगी ना। इफ इट द एक्ट इज विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी के पावर्स के अंदर है बट इज डन इरेगुलरली, शेयर होल्डर कैन, अभी रिपीट किया मैंने, अगर आर्टिकल से बाहर है बट कंपनी से अंदर है। सुनिए, आप बोलो जब मैं आर्टिकल बोलता हूं और कंपनी बोलता हूं तो क्या होता है, सुना, जब मैं कंपनी वर्ड यूज करता हूं तो आपके जहन में एक ही वर्ड आना चाहिए, मेमोरेंडम। आर्टिकल इज ए सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट, जो आर्टिकल में लिखा है वो इसके हिसाब से लिखा है, किसके, मेमोरेंडम। तो अगर आर्टिकल में कुछ भी बियॉन्ड जा रहा है, इट्स फाइन, बिकॉज आर्टिकल इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट।
आर्टिकल को चेंज कर लेंगे। अब किधर कौन कर लेगा? शेयर होल्डर। तो बोल रहे वहां लिखा है वर्ड लिखा है इरेगुलरली, यानी आप जो कर रहे हो वो तरीका आपका थोड़ा जमा नहीं, तो तरीका कहां लिखे? आर्टिकल में। तो तरीका ठीक कर लो आप। बट अब सुनो ना, अच्छा मुझे बताओ तरीका और ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है? तरीका तो कुछ भी हो ना, तरीका तो चेंज भी हो सकता है, बट अगर आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं लिखा है कहां पर? मेमोरेंडम में, और आप तरीके से भी कर रहे हैं, कौन से तरीके में? जो कहां लिखे हैं? आर्टिकल में। मतलब क्या है? मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? बैंक से किधर जा रहे हैं आप? रियल एस्टेट में। अब मीटिंग में जो आपकी प्रोसेस थी ना अप्रूवल की, वो आपने थोड़ी चेंज कर दी, जो आर्टिकल में नहीं थी, तो क्या करोगे? कर लो ना चेंज। बोल दो शेयर होल्डर को अभी हम जो रेजोल्यूशन है इस तरीके से पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके आर्टिकल में लिखा था जितने भी वोटिंग्स होंगी ऐसे होंगी, शो ऑफ हैंड्स। आपने उस वक्त बोला शो ऑफ हैंड से नहीं करते, बहुत लोग संतुष्ट नहीं है, एक काम करेंगे चिट्ठी डालेंगे बैलेट पेपर। फाइन, मगर ऑब्जेक्ट तो आपने लिख दिया ना मेमोरेंडम में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेमोरेंडम में लिखा हुआ ऑब्जेक्ट। जो तरीका है आर्टिकल में वो वहां मीटिंग में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो एक लाइन मतलब लिखना तो नहीं है, बट आप लिख लीजिए कि शायद आपको देखो, इफ एनीथिंग बियॉन्ड डायरेक्टर्स। बाकी इससे पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है इससे, सिर्फ याद रखो आप कि आपके जहन में रहे, क्लास में पढ़ रहे हो। इफ एनीथिंग अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर्स, कैन नॉट बी अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल। डायरेक्टर है ना, आर्टिकल से थोड़ा ना अल्ट्रा वायरस हो गया। आर्टिकल में तो क्या लिखे आपके? रूल्स एंड कैन नॉट बी अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल, कॉमा इफ एनीथिंग अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल। सही है? इफ एनीथिंग अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल, सही है क्या ना? तो बोलो यार, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अल्ट्रा वायरस टू मेमोरेंडम, है ना? अरे आगे ना, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अल्ट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम। जैसे अब यार मैं आपको पढ़ाने आता हूं, तो ये पढ़ाने का तरीका मेरा क्या है? ये तरीका कहाँ है हमारे? फॉर एग्जाम्पल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब तरीका तो मैं चेंज भी कर लेता था, यार आज मैं ना बैठ के पढ़ाता हूं, आज मैं खड़े होकर पढ़ाता हूं, चल आपके अप्रूवल से, यार आज ना प्रोजेक्टर से पढ़ाता हूं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? पढ़ाना ही है ना। अब मैंने बोला नहीं यार पढ़ाना बंद कर देंगे, कल से अब नाचना चालू करेंगे आप, तो क्या चेंज कर रहा हूं मैं अपना? तो वो थोड़ी ना अप्रूवल, वो तो सब पूरा पूछना पड़ेगा, उसको छापना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा, दुनिया आएगी ना यहां पर। एक और लाइन लिखो ना, रुक क्यों गए? इफ एनीथिंग अल्ट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है ना रे। इफ एनीथिंग अल्ट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम, ऑटोमेटिकली ट्रीट अल्ट्रा वायरस टू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, है ना? बराबर है कि नहीं? अरे अगर मेमोरेंडम में ही नहीं लिखा है तो आर्टिकल में रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करके करोगे क्या? इट इज ऑटोमेटिकली अल्ट्रा वायरस टू ऑल दी, बोलो ना यार, ऑल दी डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब वापस से पढ़ेंगे हम एग्जांपल, वापस से। फॉर एग्जांपल पढ़ो, इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस टू द पावर ऑफ डायरेक्टर, कौन अल्टर करेगा? शेयर होल्डर। डायरेक्टर के काम को कौन अल्टर करता है? शेयर होल्डर। दोबारा पढ़ो, इफ इट इज अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल, कौन अल्टर करेगा? कंपनी। कौन अल्टर करेगा? कंपनी। ठीक है, और आगे बढ़ो ना रे। अब बोलोगे कंपनी मतलब कौन, तो लिखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे अंदर की बात है ना, अंदर की बात है ना। डायरेक्टर के काम को कौन अल्टर कर रहा है? शेयर होल्डर। कंपनी का आर्टिकल कौन अल्टर करेगा? डायरेक्टर। तेरे को अपॉइंट ही क्यों किया? इसलिए तो अपॉइंट किया तेरे को रूल्स एंड रेगुलेशन सही करने के लिए। उसका रूल्स एंड रेगुलेशन का शेयर होल्डर से कोई लेना देना नहीं है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर का, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम। और आखिरी में क्या लिखा है? इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ कंपनी। अब विद इन द पावर ऑफ कंपनी, कंपनी के नीचे लिखा एमओए। मतलब जानवी आप काम वही कर रहे हैं जो मेमोरेंडम में लिखा है, बट गलत तरीके से कर रहे थे, लिखा ना बट डन इरेगुलरली। तो तरीका चेंज कर लो। अब तरीका कहां चेंज होगा? मीटिंग में भी हो सकता है, बट काम तो वही कर रहे हो आप, बराबर है? जो मेमोरेंडम में लिखा है डिस्कस तो वही हो रहा है, सिर्फ तरीका क्या कर दिया आपने?
तो तरीके को आप ठीक कर लो वहीं पे। तो लिखा है ना, शेयर होल्डर कैन वैलिडेट इट, लिखो ऐसा कंप्लीट करो उसको, वैलिडेट इट ड्यूरिंग द मीटिंग, इन द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, इन द मीटिंग, आगे ये ना बराबर है क्या? अब ये केस है, अभी केस बहुत आसान है, सिर्फ आप इसकी लैंग्वेज पे मत जाना, सिर्फ समझना क्या बोलता है। चलो पढ़ो, कंपनी का नाम क्या लिखा है, पहले केस लॉ पढ़ो, क्या लिखा है, हेडिंग पढ़ो, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिश 1875 लैंडमार्क केस है। ये तो उससे भी पुराना लग रहा है, कैसे सोलोमन वर्सेस सोलोमन, वो 1895 1897 का है। आराम से पढ़ना बच्चों, प्लीज ऑब्जेक्ट पढ़ो, कंपनी के क्या लिखे, आराम से पढ़ना। टू मेक सेल लैंड, लैंड मतलब किराए पे देना, ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स, रेलवे के डब्बे वब्बे जो रहते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, मालगाड़ी समझ लो। और क्या काम है पढ़ो ना यार, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, ओके, इसको इंजीनियर्स लगते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स लगते हैं। आगे आगे पढ़ो, या तो ये माइंस को खरीदता है या बेचता है या लीज पे देता है, ओके, माइंस समझता है ना आपको, हाँ जी, खत्म। आगे पढ़ो, टू परचेज और सेल एज मर्चेंट और एजेंट गोल्ड, टिम्बर एंड कोयला, लकड़ी और मेटल्स, ये काम है इसका, पक्का यही काम है, ये काम है। अब सुनो, थोड़ा आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ो, आप नीचे पढ़ो, ये पूरा पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है पढ़ो, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंटर इनटू ए विथ रिश फॉर, अंडरलाइन करो, फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बजट। अब फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, पैसा देना। अबे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में कहां लिखा है बे तुम पैसा दोगे किसी को, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में लिखा है तुम मेक लैंड और हायर करोगे किसको, कैरेजेस को, तुम बिजनेस मैकेनिकल इंजीनियर्स को प्रोवाइड करोगे ना, तुम परचेज करोगे, लीज करोगे किसको, खदानों को, यही लिखा है ना, लास्ट में क्या लिखा है, हाँ मतलब एजेंट्स, कोल, टिम्बर और मेटल्स। अब देखो, पढ़ते रहो आगे पढ़ेगा। बेल्जियम में एक रेलवे लाइन बनने वाली है, तो ये रेलवे लाइन बना रहा है कि रेलवे लाइन के लिए पैसा दे रहा है, आगे पढ़ो, पुलिस पढ़ो आगे। एंड द कंपनी फर्दर ऑफ द डायरेक्टर बाय पासिंग, मतलब कंपनी ने इस एक्ट को रेटिफाइड भी कर ली, किधर, मीटिंग में, क्या पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर अभी तक कहीं भी ये नहीं लिखा है कि उस काम को उन्होंने मेमोरेंडम में ऐड किया है। आगे पढ़िए, कंपनी को रेपुडिएट करना पड़ा ना उसको, क्योंकि क्या, कौन सा काम था ये, अल्ट्रावायलेट, क्यों करना पड़ा, आगे लिखा, पढ़ते हो ना, ऋषि ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस। अब ये कोर्ट गया, कोर्ट में बोला इन्होंने ऐसा ऐसा किया, कहां लिखा है वो काम, कंपनी क्या बोलेगी, कहां लिखा है भैया वो काम, मेरे तो 4 काम है, क्या है 4 काम देख लो, यही बोलेगा ना। तू गधा है अगर तूने कंपनी के काम को बिना पढ़े कंपनी से लोन लिया तो। चार्जिंग खत्म थोड़ी ना होती फोन की। ओ यार क्या हो गया, एक सेकेंड बच्चों, अरे नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना।